जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड का आखिरी लेक्चर करने जा रहे हैं। देखिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में हमने अब तक जितने भी इवेंट्स पढ़े, ठीक है, मैंने सभी इवेंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ठीक, और किसी भी इवेंट के ऊपर आपको लिखने को आ सकता है मेंस में। ठीक, अब सिर्फ दो इवेंट्स बचे हैं जो आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला है एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ठीक, और उसके बाद है 18th लोकसभा इलेक्शन 2024। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। देखिए, अनुच्छेद 370, ठीक है, इसका निरस्तीकरण, ठीक है, ये 2019 में हुआ। ठीक, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये आर्टिकल 370 था क्या। ठीक, 35A आर्टिकल क्या था, जिसको केंद्र सरकार ने 5 और 6 अगस्त को, ठीक, 2019 को एब्रोगेट कर दिया। मतलब एक तरीके से क्या कर दिया, निष्क्रिय कर दिया। ठीक, तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि, वही बैकग्राउंड वगैरह, ठीक, और इसके क्या रिजल्ट्स आए, ठीक है, ठीक, और वर्तमान में क्या स्थिति है। ठीक, तो इस लेक्चर को भी हम वैसे ही देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। द रिपेल ऑफ आर्टिकल 370 in 2019 was a significant constitutional and political development in India। देखिए, भारतीय अगर हम बात करें, ठीक है, भारत के इतिहास में, ठीक है, संवैधानिक और राजनीतिक दोनों डेवलपमेंट के हिसाब से भारत के आर्टिकल 370, अनुच्छेद 370 का 2019 में निरस्त होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था। ठीक, मतलब ये जो आर्टिकल 370 हटाया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल दोनों ही महाविकास के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण वो था, ठीक है, डेवलपमेंट था इंडिया की। आर्टिकल 370 was a provision of the Indian Constitution that granted special autonomy to the state of Jammu and Kashmir। देखिए, अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का एक प्रावधान था जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर राज्य, ठीक है, देखिए आज जो जम्मू एंड कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी, ठीक, लेकिन 2019 के पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था। ठीक, और भारतीय संविधान के मुताबिक अनुच्छेद 370 में यह प्रावधान था कि जम्मू और कश्मीर को, राज्य को विशेष स्वायत्ता प्रदान की जाए, स्पेशल ऑटोनॉमी प्रदान की गई थी जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, ये जब 1947 में जब जम्मू एंड कश्मीर रियासत भारतीय संघ में शामिल हुई, उसी टाइम पर उनको ये स्पेशल ऑटोनॉमी दी गई थी आर्टिकल 370 के माध्यम से। ठीक, आप ये स्पेशल ऑटोनॉमी का मतलब आप समझ लीजिए कि जम्मू एंड कश्मीर का अपना फ्लैग भी हुआ करता था, इनकी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन भी हुआ करता था। ठीक, मतलब जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक फ्लैग था, ठीक है, जो स्टेट फ्लैग माना जाता था उनका, और इनका अपना खुद का भी एक कॉन्स्टिट्यूशन था। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो था ही, ठीक, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर राज्य का खुद का भी कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक, ऐसा स्पेशल ऑटोनॉमी किसी और स्टेट को नहीं मिली। आपने देखा हो किसी और स्टेट का खुद का अपना अलग झंडा नहीं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का था। और ये किससे मिला था इनको, आर्टिकल 370 से। इसके बाद बात करें, द रिपेल इफेक्टिवली revoked it the special status and reorganized the state into two union territories। मैंने आपको बताया कि जब अनुच्छेद 370 को हटाया गया 2019 में, ठीक, तो इससे जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य को जो स्पेशल ऑटोनॉमी मिली हुई थी वो भी रिवोक हो गई, और इसके अलावा वो जो स्टेटहुड था, ठीक है, वो स्टेट अब ना बदल के दो यूनियन टेरिटरीज में तब्दील हो गया। ठीक, जिसमें एक बना जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, पहले जम्मू और कश्मीर हो, जम्मू हो, कश्मीर हो, लद्दाख हो, ये सब एक ही स्टेट आया करता था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया आर्टिकल 370 के द्वारा, तब उसको दो यूनियन टेरिटरीज में तब्दील कर दिया गया। एक था जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा हुआ लद्दाख। मैंने आपको बताया था
दो नई यूनियन टेरिटरीज 2019 में बनी थी, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक, तो ये रिपेल के बाद। ठीक, अब हमें देखना है इसका बैकग्राउंड क्या था। ठीक, तो अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो Article 370 was a temporary provision in the Indian Constitution that granted special autonomous status to the state of Jammu and Kashmir, the only state in India with their own constitution and legislative autonomy. देखिए, आर्टिकल 370 बेसिकली भारतीय संविधान का एक अस्थायी प्रस्ताव था। देखिए, टेम्परेरी प्रोविजन का मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान में उन प्रोविजंस को टेम्परेरी प्रोविजंस कहा जाता है जिसे बाद की सरकारें अगर चाहें तो उस प्रोविजन को हटा सकती संविधान से। इसको कहा जाता है टेम्परेरी प्रोविजन। तो उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू जी जो उस टाइम पर तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री थे, तो उस टाइम पर उन्होंने टेम्परेरी प्रोविजन किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस का। ठीक, क्योंकि देखिए हो क्या रहा था कि एक लौता ऐसा राज्य जिसका अपना एक अलग संविधान चल रहा है, अलग उनका झंडा है, उनकी लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी अलग है। ठीक, तो ये सारी चीजों के कारण हो क्या रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर जो था वो भारत से थोड़ा सा अलग सा लगने लगा था, मतलब कटा कटा सा। ठीक, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो था, ठीक है, उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था। क्लियर? ठीक, ठीक, तो धारा 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था। ठीक, इसके अलावा क्या था? इसके अलावा मैंने आपको बताया सिर्फ आर्टिकल नंबर 370 एब्रोगेट नहीं हुआ, आर्टिकल 35A भी एब्रोगेट हुआ था। आर्टिकल 35A क्या था? आर्टिकल 35A gives the Jammu and Kashmir state government the power to define permanent residents and granted them special privileges including special rights to own property and access to government jobs। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस था। इसके अलावा आर्टिकल 35A जम्मू एंड कश्मीर की जो राज्य सरकार थी उनको ये अधिकार दिया गया था कि वो किसी व्यक्ति को जिसको भी वो अपना परमानेंट रेसिडेंट समझते हैं, ठीक है, मतलब जो स्थायी वहां का निवासी है, उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाए, विशेषाधिकार दिया जाए। जैसे कि एक समय था 2019 के पहले जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी बाहरी व्यक्ति वहां जा करके प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था। ठीक, इवन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में भी कोई सरकारी नौकरी पर कोई दूसरे स्टेट वाला आकर के नहीं बैठ सकता था। ठीक, तो मतलब ना तो वहां पर, चूंकि वहां पर जम्मू एंड कश्मीर राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया था आर्टिकल 35A में कि वो अपने स्थायी निवासियों को कुछ विशेषाधिकार दे सकते हैं, जैसे संपत्ति का मालिक होना। 2019 के पहले जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी संपत्ति उनके स्टेट के बाहर का व्यक्ति नहीं खरीद सकता, सिर्फ उन्हीं के स्टेट का व्यक्ति खरीद सकता था। ठीक है, ये अधिकार उनको 35A में दिया हुआ। इसके अलावा उनके यहाँ जो सरकारी नौकरियां हुआ करती थी उसमें भी कोई बाहरी व्यक्ति या दूसरे राज्य का व्यक्ति अप्लाई नहीं कर सकता था, वो सिर्फ वहीं के लोगों के लिए थी। ठीक, तो ये आर्टिकल 35A में था और आर्टिकल 370 क्या था? उनको स्पेशल स्टेटस। ठीक, अब पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी देखिए, द स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड टू जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A हैज बीन अ सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी फॉर डिकेड्स। देखिए हुआ क्या, राजनीतिक तौर पे ये काफी बड़ा विवाद बन गया। मतलब ये जो विशेष दर्जा जो दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 और 35A के तहत, ये आगे चल के एक राजनीतिक विवाद का विषय बन गया। Some political groups in Jammu and Kashmir wanted greater autonomy while other wanted full integration with India। देखिए, अब इस टाइम पर अगर हम बात करें तो इस टाइम पर जो अभी सेंट्रल लेवल पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो है एनडीए की गवर्नमेंट, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और इसका जो मेन पार्टनर है वो कौन है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। अब इससे पहले अगर हम बात करें 2024 के पहले, तो भारतीय जनता पार्टी के पास फुल मेजोरिटी रही है लोकसभा में, चाहे वो 2014 के इलेक्शंस की बात करें या 2019 के। हाँ, 2024 में उनकी 30-32 सीटें कम हो गई। ठीक, तो अभी हम कह सकते हैं कि जो अलायंस है, ठीक है, एनडीए, उसकी सरकार।
ठीक। लेकिन पहले भी एनडीए की सरकार थी, लेकिन कमोवेश बीजेपी जो चाहती थी वो कर सकती थी, क्योंकि उनके पास फुल मेजोरिटी थी। अब बीजेपी जब से बनी, ठीक है, आप जानते हैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसका जन्म हुआ था 1980s में। ठीक है, इनके संस्थापक सदस्यों में अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी थे। ठीक। तो बीजेपी 1980 में जब बनी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है ना, तो उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है, जिसको हम विचारधारा कहते हैं। ठीक। तो बेसिकली जो बीजेपी है, ठीक है, इसके भी कुछ कोर कोड एजेंडा रहे। आइडियोलॉजिकली अगर हम बात करें तो इनके कुछ मूलभूत सिद्धांत रहे, जो इनको देश के लिए पूरा करना, जो इन्होंने खुद के लिए संकल्प लिया कि जब भी कभी हम पावर में आएंगे फ्यूचर में, तो हम इन संकल्पों को पूरा करेंगे। तो उन संकल्पों में से एक था आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन। तो ये बीजेपी जब फुल मेजोरिटी में आई, तब बीजेपी को ये लगा कि हमें अपना जो कोर कोड एजेंडा है उसको पूरा करना है, और वही एजेंडा था आर्टिकल 370 को हटाना, धारा 370 हटाना। ये इनके कोर कोड एजेंडा में था। जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में राम मंदिर निर्माण बताया था, तो राम मंदिर उसी जगह पर बनेगा, ये भी भारतीय जनता पार्टी के कोर कोड एजेंडा में था। ठीक। तो भारतीय जनता पार्टी का जब जन्म हुआ तो उस टाइम पर इनके 3 कोर कोड एजेंडा थे। एक तो राम मंदिर का निर्माण, दूसरा धारा 370 को हटाना, और तीसरा यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो अभी पूरा नहीं हो पाया। ठीक। यूसीसी आर्टिकल नंबर 44 में दिया है क्या, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इनका जो तीसरा कोर कोड एजेंडा है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी लागू करना। ठीक। तो ये सारी चीजें थी, तो इनके आइडियोलॉजिकल उसमें या कोर कोड एजेंडा में था आर्टिकल 370 को हटाना। ठीक। और दशकों से पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी इसी बात को लेकर चल रही थी, क्योंकि बीजेपी कभी भी इस आर्टिकल नंबर 370 के फेवर में नहीं थी। वो अखंड भारत का सपना देखती थी, वो फुल इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, कि हमारे देश का पार्ट है जम्मू एंड कश्मीर, तो यहां पर भी देश का ही संविधान लागू होना चाहिए। ठीक। जैसे बाकी राज्यों में होता है वैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी होना चाहिए। क्लियर। इसीलिए पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी भी कभी टाइम से चल रही थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स, देखिए जम्मू एंड कश्मीर की जो लोकल पार्टीज थी, जिसमें अगर हम बात करें तो दो सबसे प्रमुख पार्टियां रही हैं। एक रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला वाली, और दूसरी रही है पीडीपी। ठीक। दूसरी रही है पीडीपी, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। ठीक। ये दो ऐसी लोकल पार्टीज जम्मू एंड कश्मीर की रही हैं, जिन्होंने हमेशा से इस बात का विरोध किया कि आर्टिकल 370 जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जम्मू एंड कश्मीर के लिए रहना चाहिए। मतलब ये उस फेवर में थी कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 370 से जो स्पेशल ऑटोनॉमी मिली है, सिर्फ उतना ही नहीं, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को और भी ऑटोनॉमीज मिलनी चाहिए। तो वो पार्टियां मुखर तौर पर इस आर्टिकल 370 के रिपेल को विरोध कर रही थी, आर्टिकल 370 के रिपेल का विरोध कर रही थी। ठीक। तो कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स इनको ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहते थे, लेकिन कुछ अलग चाहते थे, जो कि पूरे इंडिया को एक रूप में देखना चाहते। क्लियर। तो ये था इसके बैकग्राउंड और कॉजेस, समझ में आया आपको। ठीक। अब इसके बाद हम इसका देखते हैं एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। अब ये आर्टिकल 370 हटाया कैसे गया। सबसे पहले तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के द्वारा हटाया गया। इन अ 2019 presidential order, Parliament introduced a provision renaming the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir as the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, and then assumed the power of the Legislative Assembly through President's rules to repeal Article 370। देखिए हुआ क्या था, आर्टिकल 370 को हटाना इतना आसान नहीं था। ठीक। वहां की जो विधानसभा थी, ठीक है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें, ठीक, तो जम्मू एंड कश्मीर में जिसने जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो वहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करती थी। तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ करती थी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ करती थी, और जम्मू एंड कश्मीर में किसी भी प्रोविजन में अगर आपको चेंजेस करने हैं,
तो उसका अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेना पड़ता था। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को यह बात पता थी कि आज नहीं तो कल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसेंबर्ड हो जाएगी, ठीक। तो उन्होंने क्या किया था, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली को यह पावर दे दी थी कि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड कोई भी डिसीजन, ठीक, वहां की विधानसभा ले सकती, जो जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा थी। अब आर्टिकल 370 हटाया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गया, मतलब पार्लियामेंट के द्वारा हटाया गया, लेकिन उनका स्पेशल स्टेटस हटाने का जो अधिकार था वो तो किसके पास था, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास था, जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के पास था। तो फिर संसद ने इसको हटाया कैसे, ठीक। तो इसके लिए यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया सबसे पहले तो विधानसभा में। विधानसभा में क्या लगाया गया, जम्मू एंड कश्मीर की प्रेसिडेंट रूल। और प्रेसिडेंट रूल के बाद किसी भी राज्य में, देखिए हमारे देश में संविधान में यह प्रावधान है, किसी भी स्टेट में अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है, ठीक है, तो वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी पावर्स पार्लियामेंट को मिल जाती है, ठीक। तो जब लेजिस्लेटिव असेंबली पर प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, ठीक, तो उसके बाद वहां की सारी पावर किसको मिल गई, संसद को मिल गई। इसीलिए संसद ने 5 और 6 अगस्त को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A का बिल संसद में लाया, ठीक। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने यह अधिकार लेजिस्लेटिव असेंबली को दे दिया था, और लेजिस्लेटिव असेंबली जो हो गई थी वो प्रेसिडेंट रूल के अंतर्गत आ गई थी, तो वहां का पूरा अधिकार किसको मिल गया था, पार्लियामेंट को। तो ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हुआ था। इसके अलावा बात करें रेजोल्यूशन इन पार्लियामेंट, मैंने आपको बताया संसद में रेजोल्यूशन लाया गया, ठीक है, और दोनों हाउसेस से इसको पास कराया गया, लोकसभा और राज्यसभा से, 5 और 6 अगस्त 2019 को। The government of India announced the repeal of Article 370 and the abrogation of Article 35A through a presidential order and a subsequent resolution. देखिए संसद के दोनों सदनों ने, लोकसभा और राज्यसभा ने 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 को, ठीक है, संसद से ये बिल पारित करा लिया। इसके बाद भारत सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश और उसके बाद के संकल्प के माध्यम से अनुच्छेद 370 और आर्टिकल 35A को रद्द कर दिया, ठीक। अनुच्छेद 370 को हटा दिया और एब्रोगेट कर दिया आर्टिकल 35A को थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, ठीक। नाउ इसके लिए फिर क्या, इसके लिए जो एक्ट आया था वो कौन सा आया था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसको पार्लियामेंट ने 5 अगस्त 2019 को पास किया। और इसी एक्ट ने जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक। तो इसी एक्ट ने आर्टिकल 370 को रिपेल किया, एब्रोगेट किया आर्टिकल 35A को, और स्टेटहुड जो जम्मू एंड कश्मीर का था उसे उससे वापस लिया गया और उसको 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। और बाद में फिर लेजिस्लेटिव असेंबली भी बना दी गई जम्मू एंड कश्मीर की, मतलब भले ही यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली अभी भी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, और जो उमर अब्दुल्ला हैं वो आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के क्या हैं, चीफ मिनिस्टर। भले ही वो यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में, हमारे देश में ऐसी कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं जम्मू एंड कश्मीर के अलावा जिनकी अपनी विधानसभा है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कमेंट में आंसर देना होगा, और वो कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है, ठीक, जिनके अपनी विधानसभा है जम्मू एंड कश्मीर के अलावा, ठीक। तो ये कमेंट बॉक्स में आप हमको बताइएगा, ठीक। तो यहां तक आपको समझ में आया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज में तब्दील किया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, ठीक। अब इसमें हम इनैक्टमेंट कब से हुआ, केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर से इसको क्या कर दिया गया, 2019 से लागू कर दिया, ठीक। तो 5 और 6 अगस्त को यह आया, ठीक है, पास हुआ, प्रेसिडेंट के साइन हुए, उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 से इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया,
ठीक। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद और इसके आउटकम्स क्या रहे। देखिए आर्टिकल 370 जो एब्रोगेट किया गया, इसके आउटकम्स क्या रहे। सबसे पहला बात करें, स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ। द रिपेल ऑफ आर्टिकल 370 इफेक्टिवली एंडेड द स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मेकिंग द रीजन सब्जेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज लाइक द रेस्ट ऑफ द कंट्री। देखिए एक तो सबसे पहली बात, विशेष स्थिति समाप्त हो गई। 370 आर्टिकल के निरस्तीकरण से जम्मू एंड कश्मीर को जो विशेष स्वायत्त दिया गया था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, और अब देश में जो बाकी राज्य थे उसी तरीके से अब जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया। मतलब जिस तरीके से सारे राज्यों पर भारतीय संविधान लागू होता है और जो कानून देश की संसद बनाती है वो पूरे स्टेट में लागू होता है, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पर भी ये लागू होता है। ठीक। इसके अलावा बात करें सिक्योरिटी मेजर्स, एंटिसिपेटिंग पॉलिटिकल अनरेस्ट द इंडियन गवर्नमेंट डिप्लॉयड large number of security forces in the region, imposed a curfew and the cut of telecommunication and internet access। देखिए हुआ क्या, जब देखिए आपको ये पता था कि बहुत सी रीजनल ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो इसका बहुत ज्यादा विरोध कर रही थी। ठीक। और देखिए रीजनल पार्टीज की हमेशा लोकल लोगों पर काफी ज्यादा पकड़ होती है। ठीक। आप कभी भी देखें किसी भी राज्य में जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनकी राज्य के लोगों के पे पकड़ ज्यादा होती है। ठीक। अब हुआ क्या, उस टाइम पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी और पीडीपी थी, ठीक है, ये किसी तरीके का पॉलिटिकल अनरेस्ट क्रिएट ना करें, इसके कारण से सिक्योरिटी मेजर्स के तहत बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया था। इवन पूरे कश्मीर में कर्फ्यू कट ऑफ किया गया था इंटरनेट एक्सेस और टेलीकम्युनिकेशन का। ठीक है, मतलब जब ये बिल संसद में पास हो रहा था उस टाइम पर सारी चीजें कश्मीर में क्या कर दिया गया था, कर्फ्यू। क्लियर हुआ। तो आर्टिकल 370 का ये इफेक्ट पड़ा था। क्लियर। ठीक। इसके बाद इसका और क्या रिजल्ट हुआ, पॉलिटिकल रिएक्शंस आए। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग इसके पक्ष में नहीं थे वो इसका विरोध करेंगे, और जो बीजेपी लेड गवर्नमेंट थी वो इसको जस्टिफाई कर रही थी कि देश के एकीकरण के लिए ये डिसीजन बहुत जरूरी था। तो द मूव जनरेटेड अ रेंज ऑफ रिएक्शंस both within India and internationally. Supporters argued that it would promote greater integration and development in the region, while critics expressed concerns about the potential for increased tension and alienation on Jammu and Kashmir। देखिए अब जो लोग फेवर में थे वो क्या कह रहे थे कि भाई जम्मू एंड कश्मीर की बेहतरी के लिए और देश के विकास के लिए और टेररिज्म को कम करने के लिए ये एक्शन जरूरी था। लेकिन जो उसके अगेंस्ट में थे वो क्या बोल रहे थे कि भाई आपने एक राज्य से उनका राज्य का अधिकार छीन लिया, भाई आपने स्टेटहुड छीन लिया, आपने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। ठीक। इसके अलावा आपने वहां के लोगों से पूछा नहीं और एक तरफा फैसला कर दिया वहां के लोगों का। तो इसके कारण जो क्रिटिक्स थे वो ये सारे आर्गुमेंट्स दे रहे थे कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, हालांकि बाद में कोर्ट्स वगैरह में जो सारी चीजें थी वो सब निरस्त हो गई थी। ठीक है, और कोर्ट ने भी इसको संवैधानिक तौर पर बिल्कुल सही माना था। ठीक। तो कई सारे रिएक्शंस आए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ह्यूमन राइट्स का भी कंसर्न आया। द रिपेल ऑफ आर्टिकल 370 रेज्ड ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स, इंक्लूडिंग restrictions on movements and communication as well as the detention of political leaders। अब देखिए हुआ क्या इस टाइम पर, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हों या पीडीपी के हों, इनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। ठीक। इनको डिटेंशन में रख लिया गया था। ठीक। तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स या मानव अधिकार भी क्या हो रहा था वो भी पिक्चर में आ रहा था। भाई एक तो आपने कर्फ्यू लगा दिया, कर्फ्यू लगाने के कारण लोग क्या हुए, कहीं मूव नहीं कर पा रहे थे। ऊपर ने आपने इंटरनेट सेवा बंद कर दी, टेलीकम्युनिकेशन बंद कर दिया, और पॉलिटिकल लीडर्स को आपने क्या कर दिया, डिटेन कर लिया। तो ह्यूमन राइट्स का भी एक कंसर्न जो था वो आने लगा था। तो ये सारे आर्टिकल 370 के क्या थे, आउटकम्स थे। क्लियर हुआ। तो स्पेशल स्टेटस खत्म हुआ, इस चीज को अनरेस्ट ना बने इसलिए स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करी गई, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी अलग अलग आने शुरू हुए और ह्यूमन राइट्स भी पिक्चर में आया। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी जो करंट स्टेटस, ठीक है, करंट स्टेटस की अगर हम बात करें तो वो क्या है, द रिपेल ऑफ आर्टिकल 370 एंड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू यूनियन टेरिटरीज हैव हैड सिग्निफिकेंट एंड लास्टिंग इफेक्ट ऑन द रीजन।
देखिए, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू एंड कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में पुनर्गठित करने का इस क्षेत्र पर महत्वपूर्ण और स्थायी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा बात करें, इट हैज रीशेप्ड द पॉलिटिकल लैंडस्केप, redrawn administrative boundaries and remain a subject of debate and discussion within India and internationally। देखिए हुआ क्या, इसने राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया, प्रशासनिक सीमाओं को फिर से परिभाषित किया है और यह भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस और चर्चा का विषय आज भी बना हुआ, डिबेट और डिस्कशन आज भी बना हुआ। इसके अलावा बात करें, with security challenges, political developments and efforts to address the concern of the local population, the situation of Jammu and Kashmir remains a complex and sensitive issue। देखिए हुआ क्या कि इस कदम ने भारत को एक तरीके से कहा जाए, ठीक है, एक तरीके से कहा जाए सुरक्षा चुनौतियां भी काफी रहीं, राजनीतिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, और स्थानीय आबादी की चिंताओं को दूर करने के प्रयासों के साथ जम्मू एंड कश्मीर में स्थिति एक जटिल और संवेदनशील बनी हुई, कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव इशू है। क्लियर? तो ये था एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 370 क्या था, आर्टिकल 35A क्या था, क्या इसके बैकग्राउंड थे, इसमें क्या क्या प्रोविजंस डाले गए, क्या क्या इसके मतलब इंपॉर्टेंस हुआ, आउटकम्स क्या निकले और अभी वर्तमान में इसकी क्या स्थिति। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हुआ? ठीक, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? ठीक, अब इसी लेक्चर में हम लास्ट टॉपिक भी कवर कर लेते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, जो है 18th लोकसभा इलेक्शन 2024, जो हाल ही में अभी संपन्न हुआ, 18वां लोकसभा चुनाव 2024। देखिए, हमने जब शुरुआत करी थी पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड की, तो उसमें हमने पढ़ा था सबसे पहला जो लोकसभा चुनाव हुआ था 1952। उसके बाद से 18 चुनाव हुए, ये 18वां चुनाव था जो 2024 में संपन्न। देखिए, ये जो इलेक्शन था, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भारत के संविधान के किस आर्टिकल में के मुताबिक लोकसभा इलेक्शन होते। ठीक भाई, भारत के संविधान में कहीं ना कहीं तो ये आर्टिकल दिया होगा। ठीक, और आप जानते हैं कि जो हमारे लोकसभा इलेक्शंस हैं, ये हर 5 साल में होते हैं। लास्ट इलेक्शन कब हुआ था? 2019 में। उसके पहले कब हुआ? 2014 में। उसके पहले 2000 में। तो ये इलेक्शंस जो होते हैं लोकसभा, अगर हम नॉर्मल पीरियड की बात करें, तो ये हर 5 साल में होते हैं। ठीक, अब मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा जहां अगर गवर्नमेंट गिर जाए या नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, उस स्थिति में क्या होता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है कि कम कम अंतराल में भी इलेक्शंस हुए। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर आप याद करिए, 1996 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसके बाद फिर से 1998 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ और फिर 1999 में हुआ। मतलब 4 साल के अंतराल में 3 बार लोकसभा चुनाव हुआ। तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि 5 साल में ही चुनाव हो। अगर सरकार पहले गिर जाती, ठीक, और कोई ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट नहीं बनती, ठीक, देखिए कोई भी हमारे देश में कोई भी सरकार, तभी तक वो सरकार में रह सकती है जब तक उसके पास लोकसभा में बहुमत हो। ठीक, लोकसभा में बहुमत के लिए कितना सीट चाहिए होता है? 272। ठीक, आप जानते हैं जिसके पास भी ये नंबर्स हैं, वो सरकार बनाने का उनका लेजिटिमेट राइट होता है। ठीक, तो जो हमारा लोकसभा इलेक्शन है, ये हर 5 साल में होता है नॉर्मल केसेस। ठीक, अगर सरकार पूरे 5 साल चल जाती है तो हर 5 साल में ये इलेक्शंस होते हैं। ठीक, और अभी हाल ही में कौन सा लोकसभा इलेक्शन हुआ? 18th लोकसभा इलेक्शन। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो आर्टिकल 83, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 83, संविधान का आर्टिकल 83 के मुताबिक लोकसभा का इलेक्शन हर 5 साल में होगा। ठीक, मतलब ये भारत के संविधान में लिखा है कि हर 5 वर्ष के अंतराल में लोकसभा का चुनाव होगा। ठीक,
इसके अलावा एक और आर्टिकल है आर्टिकल 326। आर्टिकल 326 ये कहता है कि जो लोकसभा का, ठीक है, और राज्यों में जो विधानसभा होती है, ठीक है भाई, राज्यों देखिए, संसद में जो होती है वो लोकसभा होती है और राज्यों में क्या होती है, विधानसभा। तो जो लोकसभा का चुनाव है, ठीक है, या विधानसभा की, स्टेट की विधानसभा का जो चुनाव होता है, वो अडल्ट सफरेज के बेसिस पर होना चाहिए। ये आर्टिकल 326 कहता है। अडल्ट सफरेज का मतलब होता है वयस्क मताधिकार। मतलब हमारे देश में जो भी, कोई भी व्यक्ति, वो चाहे किसी भी समाज से आता हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर, कोई भी हो, अगर उसकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है तो उसको इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है। वो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का इलेक्शन। इसी को बोला जाता है अडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार। ठीक। जब संविधान बना उस टाइम पर ये एज लिमिट थी 21 साल। ये आपको याद रखना, उस टाइम पर एज लिमिट क्या थी, 21 साल। लेकिन 1989 में, ठीक है, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। ठीक। और इस एज को रिड्यूस करके क्या कर दिया गया, 18 कर दिया। ठीक। मतलब जो पहले 21 वर्ष हुआ करती थी वो अब क्या होने लगी, 18 साल होने लगी। मतलब 18 साल से ऊपर का व्यक्ति, ठीक, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, किसी भी संप्रदाय से आता हो, उसका लिंग कुछ भी हो, उसको पूरा अधिकार है वोट डालने का, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या राज्य की विधानसभा। ठीक। और ये उसको अधिकार कौन देता है, आर्टिकल नंबर 326। जब हम इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे तब ये सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक। तो ये दिया। अब इसमें भारत के संविधान के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, मतलब अधिकतम जो सीट हो सकती हैं वो हो सकती हैं 552, 552। ठीक। तो संविधान के मुताबिक लोकसभा की अधिकतम संख्या होती है 552। लेकिन 18वां लोकसभा जो चुनाव हुआ 2024 में, ये 552 नहीं, 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। ये आपको याद है। तो वर्तमान तौर पर, वर्तमान समय में लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 543, 543। इसमें राज्य भी आते हैं और यूनियन टेरिटरीज भी, स्टेट्स भी आते हैं और यूनियन टेरिटरीज। तो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को मिला दिया जाए तो 543 लोकसभा सीटें हैं अभी के टाइम पर। और इन्हीं 543 लोकसभा सीट पर ही 2024 का इलेक्शन हुआ। ठीक। अब इसमें कुछ सीटें क्या है, रिजर्व। देखिए, हमारे देश में कुछ सीटें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एससी एसटी के लिए रिजर्व की। ठीक है। तो लोकसभा में भी जो 543 सीटें हैं, ठीक है, इनमें से 131 सीटें रिजर्व। टोटल 131 सीटें क्या करी गई हैं, रिजर्व रखी गई हैं। इसमें 84 सीटें रखी गई हैं एससी के लिए और 47 सीटें रखी गई हैं एसटी के लिए। ये आपको याद रखना। तो टोटल 131 सीटें रिजर्व। रिजर्व का मतलब ये होता है कि 131 ऐसी सीटें हैं जिसमें सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति ही इलेक्शन लड़ सकता है। ये सीटें रिजर्व रखी गई। हाँ, वोट के लिए ऐसा कुछ नहीं रखा गया, वोट सब देंगे। वोट के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि इनको सिर्फ एससी और एसटी वाले ही वोट देंगे, वोट सब देंगे। लेकिन इस सीट पर जो चुनाव लड़ेगा वो किसी अनुसूचित, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है वो सीट, उस पर अनुसूचित जाति वाला खड़ा होगा। और जो अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है उस पर अनुसूचित जनजाति वाला ही खड़ा होगा।
क्लियर। तो 543 में से 131 सीटें रिजर्व रखी गई, जिसमें 84 सीटें हैं एससी के लिए और 47 सीटें हैं एसटी के लिए। तो टोटल है 131। ठीक, ये चीज आपको क्लियर हुई। ठीक, अब जो लोकसभा इलेक्शन हुआ उसमें अगर हम वोटर्स की बात करें, रजिस्टर्ड वोटर्स की, तो वो थे 96.8 करोड़। ठीक, आप समझ सकते हैं हमारे देश के लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स, 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स, इसमें 47.1 करोड़ वुमेन्स रही हैं और 49.7 करोड़ मेल वोटर्स रहे। मतलब जो टोटल 96.8 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, उसमें महिलाएं कितनी है? 47.1 करोड़, और पुरुष कितने थे? 49.7 करोड़। देखिए, हर इलेक्शन के बाद ना, हर इलेक्शन के पहले जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, ये वोटर लिस्ट बनाता है। क्या बनाता है? वोटर लिस्ट। ये वोटर लिस्ट मॉडिफाई होती रहती है। मतलब जो अभी 18 साल के होते हैं वो अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाते हैं, या कई लोग जिनकी डेथ हो जाती है उनको वोटर लिस्ट से अपना नाम हटवाना पड़ता है। ठीक, तो ये सारी चीजें अगर की जाए तो हर चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन जो है वो वोटर लिस्ट बनाता है। तो इस बार का जो 2024 का लोकसभा इलेक्शन था उसमें 96.8 करोड़ वोटर्स एलिजिबल वोटर्स थे, 47.1 करोड़ वुमेन्स थी और 49.7 करोड़ मेल थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसमें 1.89 करोड़ फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। फर्स्ट टाइम वोटर्स मतलब जो 2019 के इलेक्शंस के बाद 18 साल के पूरे हुए और उन्होंने नया वोटर कार्ड बनवाया, वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाया, तो वो पहली बार वोट देने वाले थे। तो फर्स्ट टाइम वोटर का मतलब होता है जो पहली बार वोट देने वाला है। तो ऐसे लोग थे 1.89 करोड़। ठीक है, इसमें बात करें 19.74 करोड़ जो थे वो यंग वोटर्स थे और जिनकी एज थी 20 से 29 साल के बीच में। मतलब जो यंग वोटर्स थे 20 टू 29 ईयर्स, वो 19.74 करोड़ वोटर्स थे और फर्स्ट टाइम वोटर्स कितने थे? 1.89 करोड़। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद बात करें, अब इसमें देखिए 88.4 वोटर्स लाख वोटर्स ऐसे थे जो दिव्यांग थे। दिव्यांग मतलब होता है फिजिकली हैंडीकैप। ठीक है, पीएच, जिसको फिजिकली हैंडीकैप्ड बोलते हैं। तो 4 लाख वोटर्स ऐसे थे जो दिव्यांग थे, जिसमें 82 लाख पीपल्स ऐसे थे जो 85 ईयर्स से अबव थे। मतलब जिनकी एज क्या थी? 85 साल से भी ज्यादा थी। और 48,000 जो थे वो ट्रांसजेंडर थे। ट्रांसजेंडर मतलब नो मेल नो फीमेल। ठीक है, तो जो ट्रांसजेंडर्स थे वो कितने थे? 48,000। तो ये मैं वोटर्स बता रहा हूं किसमें कितने वोटर्स थे। अब अगर हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो लोकसभा में जो फाइनल परसेंटेज ऑफ वोटिंग पड़ी थी वो 65.79% वोट पड़े थे। मतलब जो रजिस्टर्ड वोट पड़े थे लोकसभा इलेक्शंस में 2024 में वो 65.79% थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, पहली बार इतिहास में, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लोकसभा इलेक्शन, द फैसिलिटी ऑफ वोटिंग फ्रॉम होम इंट्रोड्यूस्ड एट ऑल इंडिया लेवल हैज ब्रॉट डेमोक्रेसी टू द होम्स ऑफ दोज हु आर फिजिकली डिसेबल्ड। देखिए, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ लोकसभा के चुनाव में कि जो लोग एक फिजिकली डिसेबल्ड थे, हैंडीकैप थे, वो अपने घरों से निकल के वोट नहीं डाल सकते थे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई कि इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं वो उनके घरों में जा करके उनसे वोट डलवाएंगे। तो पहली बार ऐसा हुआ ऑल इंडिया लेवल पर कि घर से मतदाताओं ने क्या किया? मतदान किया। ये फर्स्ट टाइम। अब इसमें बेसिकली कौन थे? इसमें वो लोग थे जिनकी एज 85 ईयर्स से ऊपर थी और अराउंड 40% डिसेबिलिटी थी। मतलब 40% जो थे, 40% तक दिव्यांग थे और इसके अलावा उनकी एज 85 साल से ऊपर थी। उनको क्या किया गया? चूज किया गया टू वोट फ्रॉम देयर
होम्स की, वो घर से बाहर निकल नहीं सकते थे, तो उनको क्या है, घर पे ही क्या डाला जाए, वोट डाला जाए। ठीक। अब इसमें अगर हम बात करें इस इलेक्शन में, ठीक, तो टोटल 6 नेशनल पार्टीज हुआ करती थी। जो ये चुनाव लड़ा गया 2024 का, इस टाइम पर 6 नेशनल पार्टीज थी। आपको नाम याद रखना है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीपीएम, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ठीक। आज की डेट में 6 नेशनल पार्टीज हैं हमारे देश में। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सीपीएम, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। ठीक। ठीक। अभी हाल ही में नेशनल पार्टीज के नंबर्स में चेंजेस आए। ठीक। 3 ऐसी नेशनल पार्टीज जो पहले नेशनल पार्टी थी, उनका नेशनल पार्टी का स्टेटस जो है वो खत्म हुआ। ठीक। और एक पार्टी जो नेशनल पार्टी नहीं थी, उसको जोड़ा गया। जैसे ये जो आम आदमी पार्टी है, इसको बाद में लास्टली जो जोड़ा गया, वो आम आदमी पार्टी जुड़ी एज अ नेशनल पार्टी। ठीक। और जो पार्टीज नेशनल पार्टी के स्टेटस से बाहर हुई, उनमें एक थी सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दूसरी थी एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, शरद पवार की जो पार्टी थी एनसीपी, वो बाहर हुई। और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, टीएमसी। ठीक, तो टीएमसी बाहर हुई। तो ये 3 पार्टियों का जो नेशनल पार्टीज का सिंबल था, वो वापस गया और एक पार्टी जुड़ी। ठीक है, तो आम आदमी पार्टी। क्लियर हुआ ये चीज। ठीक। अब इसके बाद बात करें, तो जैसे ही चीफ इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट किया, 18वीं लोकसभा का इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। और ये इलेक्शन जो हुआ था, क्योंकि देखिए जो टर्म था 17वीं लोकसभा का, वो 16 जून को एंड हो रहा था 2024। देखिए, जो पिछली लोकसभा होती है, उसके टर्म से पहले ही अगली लोकसभा के लिए इलेक्शन करा लिया, ताकि उसका जब अंत हो तो फिर दूसरा तुरंत तैयार हो जाए। क्लियर। तो टर्म खत्म हुआ। अब ये जो 18वां लोकसभा चुनाव था, ये 7 फेजेस में हुआ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 7 फेजेस में हुआ। और सभी की काउंटिंग कौन से जून को हुई, 4 जून। 4 जून को सारी सीट्सों की क्या हुई, काउंटिंग। तो ये जो 7 फेजेस थे, इसके आपको डेट याद नहीं रखनी है, बस आपको ये याद रखना है कि 7 फेजेस में इलेक्शन हुआ था। पहला फेज हुआ था 19 अप्रैल को, फिर 26, फिर 7 मई, फिर 13 मई, फिर 20 मई, फिर 25 मई और 1 जून को। और फाइनल डेट ऑफ काउंटिंग कब हुई, 4 जून 2024। ठीक, तो ये पूरा जनरल इलेक्शन 2024 का शेड्यूल था। ठीक। अब हम रिजल्ट्स देख लेते हैं, रिजल्ट्स क्या हुए। बहुत से लोगों को तो रिजल्ट्स पता होंगे। ठीक। इसमें चुनाव में हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी और उनका एनडीए अलायंस जो था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो चुनाव जीता। ठीक। भारतीय जनता पार्टी को अकेले 240 सीटें मिली। हालांकि पिछले चुनाव में बीजेपी को 303 सीटें मिली। ठीक। इस बार उनकी सीटें घट के हो गई 240। और कांग्रेस पार्टी, जिनको पिछले चुनावों में 52 सीट्स मिली थी, वो इस बार बढ़ के कितनी हो गई, 99 सीट्स। ठीक। तो ये रिजल्ट रहा कि बीजेपी को 240 सीटें मिली। ठीक। और कांग्रेस को कितनी मिली, 99 सीटें। ठीक। लेकिन अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करें, तो जो बीजेपी का अलायंस था, उसको टोटल 292 या अप्रोक्सीमेटली 293 सीट्स मिली थी। ठीक। तो 293 सीटें उन्होंने जीती। और उन्होंने तीसरी लगातार बार, फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव टाइम, एनडीए ने अपनी सरकार बनाई। देखिए, एनडीए की सरकार सबसे पहले 2014 में बनी। उसके बाद फिर 2019 का इलेक्शन फिर जीता उन्होंने, फिर बनाई। और 2024 का इलेक्शन उन्होंने फिर जीता। तो लगातार तीसरी बार सरकार किसकी बनी, एनडीए की बनी। ठीक है। और श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव टाइम। और आपको ये याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं देश के, जिन्होंने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लगातार, मैं 3 बार नहीं कह रहा हूं, लगातार बोल रहा हूं, लगातार 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ।
तो ये फाइनल रिजल्ट रहा, एनडीए को मिली थी 292 और जो इंडिया अलायंस बना था उसको मिली थी 234 और 17 सीट्स किसको मिली थी, अदर्स को मिली थी। इस तरीके से बीजेपी ने 18वां, बीजेपी और उनके अलायंस ने 18वां लोकसभा चुनाव जीता और अभी किसकी सरकार है, एनडीए की ही सरकार चल रही है। क्लियर। तो यहां पर आकर के हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड कंप्लीट होता है। देखिए हमने सारे मेजर इवेंट्स देखे, ठीक। शुरुआत हमने करी थी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते हम आ गए 18वीं लोकसभा इलेक्शन 2024 तक। देखिए अब इसमें हाल ही में कोई मेजर इवेंट नहीं हुआ है, हालांकि आपका पेपर जब एमपीपीएससी का होगा, जब भी हो 2026 में या 2027 में, ठीक, तब उस टाइम पर अगर कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है, बड़ा इंसिडेंट, ठीक, तो मैं अपने इस वीडियो में उसको शामिल करूंगा, ठीक है, क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस इवेंट्स में सारे इवेंट्स आ जाएंगे जो भी हो रहा है, ठीक। अब देखिए इसके बाद जो हमारा पहला स्टैंजा था यूनिट नंबर 4 का, ठीक, वो कंप्लीट हो गया है, मेजर इवेंट्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है इंडियन कल्चरल हेरिटेज विथ स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश। मतलब हमें मध्य प्रदेश का आर्ट फॉर्म देखना है, लिटरेचर देखना है, फेस्टिवल्स देखने हैं, आर्किटेक्चर देखना है, ठीक, एंशियंट से लेके मॉडर्न टाइम्स तक का, ठीक। तो हमारा जो दूसरा इसमें स्टैंजा है, सब चैप्टर कह लें, तो वो इंडियन कल्चरल हेरिटेज है विद स्पेशल रेफरेंस टू मध्य प्रदेश। मतलब बेसिकली हमें पढ़ना मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश में कौन सा लोक गायन है, किस क्षेत्र में कौन सा गाना गाया जाता है, कौन सा डांस किया जाता है, कौन सा ड्रामा किया जाता है, फेस्टिवल्स कौन कौन से मनाए जाते हैं, ठीक। और इसके बाद जो है लास्ट टॉपिक जो इसका रहेगा वो रहेगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स एंड टूरिज्म इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में घूमने की कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। क्लियर। तो आई होप कि आपको हमारा ये जो प्रोसेस है, ये जो सीरीज है, ये पसंद आ रहा होगा, ठीक। तो इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आपको इस हमारे इस चैनल से हेल्प हो रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।